हेलो बच्चों, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। तो आपके जीतू भैया फिर से लेकर आए हैं एक और नया फ्रेश चैप्टर का नाम है गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही मस्त चैप्टर है। यहाँ से आप फिजिक्स को और फील करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद के जो बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं बलों के ऊपर, वो इसी चैप्टर में आते हैं। इस चैप्टर में एक से एक मस्त से मस्त आपको प्रॉब्लम मिलेगी। पुली ब्लॉक प्रॉब्लम आप करोगे। ठीक है, चीज़ों को खींच रहे हम रस्सियों से, तो फिर वो कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, तो ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। देखो, हमारे चैप्टर का इन लाइटों वाइटों से कोई वो नहीं है, लेना देना नहीं है। और हमारे फिरोज भैया बोल रहे थे किसकी शादी होने वाली है जिसके लिए इतनी लाइटें लगा रखी है, तो आपको बता दें कि किसी की शादी वादी के लिए इतनी लाइटें नहीं लगाई है। बस ये तो एक अच्छी सी मुझे दिख गई बैकग्राउंड के लिए, तो मैंने लगा दी। ठीक है, तो ये हमारा लेसन नंबर 1 और चैप्टर हमारा चल रहा है गति के नियम। आपकी बुक में है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे हमेशा जैसी प्रथा कि चैप्टर के जो भी टॉपिक्स है ना, कि भाई क्या क्या पढ़ना अपने को, वो देखते हैं। तो देखो, मैं यहाँ आ जाता हूँ। सबसे पहले देखो, अपने को पढ़ना है अरस्तु की भ्रामकता। मतलब अरस्तु ने पहला सिद्धांत दिया था गति के लिए जो गलत था। ठीक है, वो एक दार्शनिक थे। ठीक है, फिलोसोफर थे। मतलब वो एक कुछ मतलब वो प्रूफ नहीं कर रहे हैं मैथमेटिकली, बस हाँ ठीक है बोल दिया ऐसा होता है। तो सबसे पहले उनकी भ्रामकता पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, हिंदी में इसको अरस्तु पढ़ते हैं, इंग्लिश में इसको एरिस्टोटल बोलते हैं। साइंटिस्ट का नाम वही है, तो कंफ्यूज ना हो आप। सेकेंड अपन पढ़ेंगे गति के नियम। तो गति का पहला नियम पढ़ेंगे, फिर दूसरा नियम पढ़ेंगे, फिर तीसरा नियम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद संवेग संरक्षण। ये भी आपने 9th क्लास में कवर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले अपन। ठीक है, फिर इसके वाला किसी कण की साम्यावस्था। ये मेरा अपना पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। बहुत मजा आएगा इसके अंदर करने में। चीजों को हम खींचेंगे, बल अलग अलग बल लगा के, कुछ कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई वहां से खींच रहा है, कोई पुली से खींच रहा है, मतलब बहुत सारी चीजों से खींचेंगे। तो कणों की साम्यावस्था मतलब वो स्थिर है अपनी जगह पे, उसके ऊपर बहुत सारे बल लग रहे हैं। और लास्ट में यांत्रिकी के अंदर कुछ सामान्य बल, जैसे नॉर्मल फोर्स पढ़ेंगे, रिएक्शन फोर्स पढ़ेंगे, फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल पढ़ेंगे, वो सब। और एक लास्ट में टॉपिक रहता है वृत्तीय गति। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। वृत्तीय गति अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला था, इस चैप्टर में वृत्तीय गति वापस आएगी, क्योंकि यहाँ पे असमान वृत्तीय गति होने वाली है। ठीक है, चलो, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक तो ये अरस्तु की भ्रामकता, और दूसरा न्यूटन की गति का सिर्फ पहला नियम। कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे छोटे मोटे से। ठीक है, और कुछ जीआईएफ भी मैंने आप लोगों के लिए डाले ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको आ जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इस क्वेश्चन के साथ। एक लड़की जो कि साइकिल चला रही है, और साइकिल चलाते चलाते क्या सोच रही है, भाई पढ़ते हैं एक बार, क्या मुझे साइकिल को एक समान गति में बनाए रखने के लिए कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा? ये पूछ रही है, क्या मुझे साइकिल को चलाने के लिए कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा? अब हम आप सोचें तो ये तो सही बात है कि अगर मैं साइकिल चला रहा हूं तो ऑब्वियस ही बात है मेरे को उसको चलाए रखने के लिए पैडल तो मारने पड़ेंगे, यानी बाह्य बल तो लगाना पड़ेगा। ऐसा ही सोचा अरस्तु ने भी। और अरस्तु ने देखो इसका क्या जवाब दिया। ये हमारे अरस्तु भाई साहब। और अरस्तु भाई साहब ने बोला कि जैसा हमारा क्वेश्चन वही है कि क्या किसी पिंड को, अब जैसे हमारे साइकिल थी ना, तो मैंने आपको फिजिक्स में क्या बोला, कोई भी चीज हो उसको हम पिंड बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो बस फिजिक्स की टर्म में पिंड लिखा हुआ है, को एक समान गति में बनाए रखने के लिए कोई बाह्य बल की आवश्यकता है क्या? तो अरस्तु भाई साहब ने क्या उत्तर दिया? अरस्तु भाई साहब ने बोला कि यदि कोई पिंड गतिमान है तो उसे उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए कोई ना कोई बाह्य बल या साधन की आवश्यकता होती है। तो हमने पूछा क्या उस साइकिल को, मैं मान लो साइकिल को 20 मीटर प्रति सेकंड से चला रहा हूं, वैसे तो बहुत ज्यादा हो गया, मान लो 2-4 मीटर प्रति सेकंड, मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चला रहा हूं, तो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाए रखने के लिए क्या मुझे कोई बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी? क्या मुझे अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी उस साइकिल को चलाने के लिए? हमारा उत्तर और अरस्तु का उत्तर सेम है कि उसको बनाए रखने के लिए उसी गति में बाह्य बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अरस्तु ने अपनी बात में एक चीज इंक्लूड नहीं की थी, वो ये थी कि ऑलरेडी उस साइकिल पे एक बाह्य बल लग रहा है, और वो बाह्य बल कौन सा है? घर्षण। लेकिन अगर वो घर्षण एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो जिस रोड पे साइकिल चल रही हो मस्त चमक रहा, चिकना है ना, मतलब बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, कुछ भी नहीं, उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर मैंने उस पर साइकिल चलाई तो साइकिल को चलाने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं अरस्तु की भ्रामकता,
कि अरस्तु ने एक सिद्धांत नहीं दिया, उसने बस एक बात बोल दी, ठीक है, क्योंकि एक दार्शनिक थे, कोई साइंटिस्ट नहीं थे। कुछ चीजें इन्होंने डिस्कवर की, लेकिन ये मैथमेटिक्स में बड़े फेमस हैं, ठीक है, लेकिन बस एक दार्शनिक थे और इन्होंने बोला कि किसी भी वस्तु को एक समान वेग से चलाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जो हम ऑब्वियसली फील करते हैं। उस टाइम के लोग और इस टाइम के लोग भी सेम ही चीज फील करते हैं कि यार रियलिटी में अगर कोई चीज चल रही है, मैं साइकिल चला रहा हूं, तो उसे चलाए रखने के लिए मुझे बल की आवश्यकता तो होगी, लेकिन आज हम जानते हैं कि वो बल जो है हमें किसके विरुद्ध लगाना पड़ रहा है, घर्षण के विरुद्ध। लेकिन उस टाइम तक ये जो हमारे अरस्तु भाई साहब हैं, इस चीज को ये नहीं जानते थे। तो उन्होंने बोल दिया यार कि किसी वस्तु को गति में बनाए रखने के लिए किसी बल की आवश्यकता होती है, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि किसी वस्तु को एक समान गति में बनाए रखने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती, अगर उस पर कोई और बल आरोपित ना किया जाए। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं आपको स्पेस में धक्का दूंगा तो आपके साथ क्या होगा? आप बोलोगे कुछ नहीं सर, मैं तो चलता जाऊंगा, क्योंकि स्पेस में तो वैक्यूम है, वहां पे मेरे पे कोई बाह्य बल लगाने वाला है नहीं। स्पेस की मूवियां देखी होगी ना तुम लोगों ने, तो वहां पे नहीं एक वो मस्त अंतरिक्ष यात्री है, वो रस्सी पकड़ के ना अपने यहाँ से चलता है, तो रस्सी छूट जाए तो क्या होगा? फिर तो निकल लिया वो, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि कोई बाह्य बल नहीं है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, तो एक बार अगर आपने उसको पुश कर दिया, धक्का दे दिया, तो वो उसी वेग से चलता जाएगा। तो अरस्तु ने ऐसा बोला कि वस्तु को गतिमान बनाए रखने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट गलत था। उनका ये स्टेटमेंट तभी सही होता जब वो बोलते कि वस्तु पर ऑलरेडी एक ऐसा बल लग रहा है जो कि उसको रोकने का काम कर रहा है। जैसे साइकिल के केस में, साइकिल चल रही रोड पे, लेकिन उस साइकिल को पीछे कौन खींच रहा है? घर्षण बल, जो उसके विरुद्ध काम कर रहा है, ठीक है ना। मतलब घर्षण बल उसको पीछे खींच रहा है और हमको घर्षण बल के विरुद्ध कुछ काम करना है, ठीक है ना, जिसकी वजह से मुझे बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो अरस्तु की भ्रामकता या उनका जो स्टेटमेंट था वो थोड़ा सा गलत था, ठीक है ना। आई होप सबको समझ आया होगा कि उनका स्टेटमेंट गलत क्यों था, क्योंकि उनको उस टाइम तक घर्षण बल की कोई नॉलेज नहीं थी। तो फिर एक और दूसरे साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो गैली। अब ये गैलीलियो गैली ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा, जो आप खुद भी घर पे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। उन्होंने क्या बोला कि भाई 2 इंक्लाइन प्लेन ले लो, ऐसे आनत तल ले लो, फिसल पट्टियां बना लो, ठीक है। तो हमने बना ली फिसल पट्टियां। तो उन्होंने बोला यार कि भाई यहाँ पे एक बॉल है और बॉल को आप नीचे लुढ़काते हो, ठीक है भाई, लुढ़काया, वो बॉल लुढ़कते नीचे भी आती है, और फिर वापस आपने एक और अनत्तर लगा रखा है, तो लुढ़कते वापस उसी बिंदु तक पहुंच जाएगी या उसी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी जिस ऊंचाई से आपने उसको छोड़ा है। अगर हमारा ये जो हमने बनाया है ना पूरा सिस्टम, ये पूरी तरीके से फ्रिक्शनलेस हो, घर्षणहीन हो। आप बोलोगे सर कोई चीज तो घर्षणहीन होती नहीं है, तो घर्षणहीन बना सकते हैं अपन प्लेन ने बिल्कुल मस्त चमकरा चमचमाता हुआ ना, उस पर मस्त तेल वेल लगा दिया, उसको बिल्कुल चमका दिया, और आप एक पोल गेम वाली गेंद होती है ना, कांच की बॉल हो या फिर आपकी पोल गेम में मार्बल की बॉल यूज होती है, वो आप यूज करो, काफी हैवी सी होती है, वो यूज करोगे, वो जो है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जैसे आप उसको चलाओगे, तो गैलीलियो गैली के अनुसार आपने जितनी ऊंचाई से उस बॉल को छोड़ा था, उसी ऊंचाई तक, उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ जाएगी, है ना। जैसे मान लो इस ऊंचाई तक छोड़ा ना, तो बॉल इसी ऊंचाई तक वापस पहुंच जाएगी। देखें आप सब कि मान लो ये बॉल थी, है ना, यहाँ पे थी, अभी मान लो ये एच ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन ने बॉल को छोड़ा ना, तो बॉल लुढ़कते नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी और फिर उसी ऊंचाई तक पहुंचेगी। जबकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा ये जो इंक्लाइन प्लेन है आनत तल, इसे आनत तल बोलते हैं, बट कुछ नहीं, एक पट्टा लगा दिया रे यार, लुढ़क ऐसे टेढ़ा, तो है ना, उसको अपन आनत तल बोल देते हैं। तो ये नीचे आई बॉल नीचे आके उतनी हाइट तक चढ़ जाएगी, ऐसा गैलीलियो गैली ने बोला। फिर आगे गैलीलियो गैली ने बोला कि यार अगर इसकी हाइट को मैं थोड़ा कम कर दूं तो गेंद उतनी ही ऊंचाई कवर करने के लिए जितनी ऊंचाई से उसे फेंका गया या लुढ़काया गया, वो उतनी ऊंचाई को अचीव करने के लिए पहले से ज्यादा मतलब लंबाई तक या ऊंचाई मतलब ज्यादा दूरी तय कर लेगी। क्योंकि आपने भाई मान लो पहले ये 60 डिग्री था, ये भी 60 डिग्री था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चल रही बॉल, तो जितनी ऊंचाई से आपने उसको लुढ़काया था वो उसी ऊंचाई तक पहुंच भी जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको 60 डिग्री के बजाय मान लो 50 डिग्री कर दिया,
तो गेंद उतनी ऊंचाई, उसको तो उतनी ऊंचाई तय करनी है, यानी उसके पास उतनी एनर्जी है अभी भी, तो वो उतनी ऊंचाई तक जाने के लिए और लंबी दूरी तय करेगी। जैसे मैंने नीचे डायग्राम में को डाल दिया, ठीक है। तो मान लो ये जो कोण अपन ले रहे हैं ये कितना है, ये हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। पहले जब 60 डिग्री का कोण यहां पे बना तो जितनी ऊंचाई से आपने बॉल को लुढ़काया था वो लुढ़कते लुढ़कते वापस ऊंची ऊंचाई तक पहुंच भी जाती है, ठीक ना। मान लो 2 मीटर से आपने लुढ़काया था तो 2 मीटर तक पहुंच भी जाएगी। अब मान लो आपने कोण 60 के बजाय 50 कर दिया, तो गैलीलियो गैली भाई साहब ने बोला कि यार अब गेंद जो है ना वो एक कम ढाल वाले एक अनंत तल पे चल रही है ना, तो उतनी ऊंचाई तय करने की वो कोशिश करेगी, और कोशिश करने के लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ी आगे चली जाएगी। तो देखो पहले वाले केस में बॉल यहीं तक पहुंची थी, दूसरे वाले केस में बॉल आगे पहुंच गई। फिर उन्होंने बोला यार चलो और कम कर देते हैं, तो मान लो मैंने 50 के बजाय मान लो 30 डिग्री कर दिया, तो उन्होंने बोला अब अनंत तल और छोटा हो गया, तो गेंद और उतनी दूरी तय करने के लिए और आगे चली जाएगी। फिर उन्होंने बोला मान लो ये अनंत तल है ही नहीं, मतलब आपने बॉल को ऊपर से डाला और लुढ़कते 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 आपने एक फ्लैट सरफेस बना दी, बिल्कुल प्लेन, तो लुढ़कते 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 बॉल चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, और वो इनफाइनाइट टाइम तक चलती ही जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई घर्षण बल काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। यहां से ही पहली बार न्यूटन ने अपनी गति के नियमों के बारे में सोचा, सारी इंफॉर्मेशन जुटा पुटाने के बाद अपनी गति के नियमों को देने की प्रेरणा उनको यहां से मिली। गैलीलियो गैली ने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि भाई जब किसी बॉल को एक अनंत तल से ऊपर की तरफ लुढ़काया जाता है तो लुढ़कते लुढ़कते दूसरे अनंत तल तक उतनी ऊंचाई तय करती है जितनी ऊंचाई से उसको लुढ़काया गया। लेकिन अगर अनंत तल को छोटा करते जाएं, अगर हम मतलब उसकी ऊंचाई को ऐसे कम करते जाएं, ऐसे अनंत तल का कोण कम कर रहे हैं तो बॉल और ऊंची जाएगी, और अगर इसको बिल्कुल फ्लैट कर दें तो फिर वो चलती ही जाएगी अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स ना हो। डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं होता, अगर मैं एक बॉल को लुढ़काऊंगा तो ऑब्वियस ही बात है वो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगी, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर घर्षण बल लग रहा है। लेकिन गैलीलियो गैली ने ऐसा बोला कि मान लो अगर कोई घर्षण बल लग ही नहीं रहा है, तब क्या होगा? तब उस केस में वो बॉल लुढ़कती जाएगी और वो इनफाइनाइट टाइम तक के लिए चलती ही रहेगी। जैसे आप स्पेस में एक बॉल को फेंको, जितने वेग से फेंक रहे हो ना उसी वेग से चलती रहेगी। जैसे मैंने आपको अभी अंतरिक्ष यात्री का एग्जांपल दिया ना, धक्का दो, जितने वेग से आप चलना स्टार्ट करा था ना उससे चलता जाएगा उसी वेग से, ठीक है। तो ये गैलीलियो गैली का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, ठीक है। हम इसे डेमोन्स्ट्रेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी सरफेस पूरी तरीके से फ्रिक्शनलेस नहीं होती, ठीक है। हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल इसको मैच कर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, गैलीलियो गैली ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो सरफेस को बहुत चिकना बनाया होगा, ठीक है ना, इतना चिकना कि उसका घर्षण बल लगभग नगण्य हो जाए, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने बताया। और ये हमारे गैलीलियो गैली भाई साहब, मस्त लंबी लंबी दाढ़ी है इनकी, और आराम से मस्त देखो चेयर वेयर पे बैठे हैं, अपनी बुके लिखी इन्होंने, ठीक है। तो यहीं से हमारे न्यूटन भाई साहब को अपने नियम देने की प्रेरणा मिली। तो देखो वो न्यूटन भाई साहब के, अब सब जानते हो कि उन्होंने 3 नियम दिए थे। तो हमारे न्यूटन भाई साहब हाथ में एप्पल को उछालते हुए, ठीक है, जिनके बारे में अपन बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का इन्होंने भी सिद्धांत दिया था। ऑल्दो बात तो ऐसी है कि इनसे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, लेकिन क्योंकि इन्होंने फॉर्मूला दिया इसलिए हम इनके नाम पे बोलते हैं, लेकिन वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। तो अभी हमारे ये जो न्यूटन भाई साहब है, इन्होंने गति के 3 नियम दिए। पहले नियम की प्रेरणा एक्चुअली गैलीलियो गैली के एक्सपेरिमेंट से ही मिली कि अगर वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो वो अपनी गति को, मतलब वो उसी गति में या उसी वेग से या वो गति की अवस्था को बनाए रखेगी, ठीक है ना। मैंने कोई बाह्य बल नहीं लगा रखा बॉल पे, बस लुढ़का दिया तो चलती जा रही है, वो चलती रहेगी। कब रुकेगी? घर्षण बल लगा दिया बाह्य बल, रुक जाएगी। तो पहले जो नियम है उनकी प्रेरणा न्यूटन को किससे मिली थी? गैलीलियो गैली के एक्सपेरिमेंट से। आई होप एक्सपेरिमेंट आप सबको समझ आया होगा। अनंत तल का बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। दूसरा नियम बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तृतीय नियम के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? वो है हमारा गति का पहला नियम। तो देखो गति का पहला नियम क्या बोलता है। गति का पहला नियम यही है
यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहेगी, अथवा सरल रेखा में एक समान वेग से गति कर रही है, मतलब मान लो ये मार्कर है, पड़ा है स्थिर अवस्था में ना, जब तक इसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लग जाएगा ना तब तक ये बैठा रहेगा अपनी जगह पे, चुपचाप मुंह बंद करके बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन भाई साहब ने ऐसा बोल दिया कि भाई जब तक इसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे ना तो ये स्थिर अवस्था में, तो स्थिर अवस्था में ही रहेगा। और अगर ये एक समान वेग से गति कर रहा है, जैसे हमारे गैलीलियो भाई साहब के वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, उसमें बॉल एक समान वेग से चल रही थी तो चलती जा रही है, तो ऐसा इन्होंने नहीं बोल दिया कि भाई स्थिर है तो स्थिर रख लो, और अगर एक समान वेग से गतिशील है तो उसको गतिशील ही रख लो, ठीक है। और वो कब तक गति करती रहेगी? जब तक आप उसके ऊपर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगा लो। अब सॉरी, असंतुलित बल क्या होता है? अब मान लो यार ये मार्कर है, इस मार्कर को एक तरफ से फिरोज भैया ने खींचा, एक तरफ से मैंने खींचा, दोनों बराबर बल लगा रहे, तो क्या अपनी स्थिर अवस्था को चेंज करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस केस में इस पे जो बल लग रहे हैं वो कैसे बल है? संतुलित बल। संतुलित बल का मतलब ऐसे बल जो कि कुल मिला के उनका नेट इफेक्ट जीरो हो जाए। जैसे एक बल यहाँ से और यहाँ से मैं लगा रहा हूँ, मान लो खूब दबा के लगा रहा हूँ मैं सच में खुल गया ये तो मान लो कि मैं लगा रहा हूँ, तो लगाने के बाद मैंने खूब लगाने की कोशिश करी लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इस पे बल तो लग रहा है लेकिन वो कैसा बल है? संतुलित बल। तो अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लग जाए तो वस्तु अपनी जगह को छोड़ देगी या उसके लिए कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और अगर वो एक नियत वेग से गतिशील है तो उस नियत वेग से गतिशील रहेगी अगर उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो, ठीक है। आई होप सबको इतनी बात समझ आई होगी। अभी देखो लिखा मैंने, यदि वस्तु पर परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु का वेग परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वस्तु का त्वरण जीरो होता। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं वस्तु पर परिणामी बल शून्य लगा रहा हूं, उस पर नेट फोर्स जीरो लगा, तो उसका वेग भी परिवर्तित नहीं होगा। जब वेग परिवर्तित नहीं हो रहा तो त्वरण कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अगर वेग परिवर्तित नहीं हो रहा तो त्वरण कैसे उत्पन्न हो सकता है, और त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा तो बल कैसे लग सकता है? तो तीनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। वेग परिवर्तित करोगे त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण हुआ बल लगेगा, या उल्टा सोचो, बल लगाया त्वरण उत्पन्न हुआ तो वेग चेंज हुआ। वैसे आई होप सबको ये फॉर्मूला लर्न होगा क्लास 9th का। F बराबर ma होता है, तो ये F बराबर ma सबने पढ़ा है, और इस क्लास में अभी तक हमने ये तो पढ़ा ही है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो बल लगा दो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और त्वरण लगा दो त्वरण उत्पन्न कर दो तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा। या उल्टा सोच लो, वेग में परिवर्तन कर दो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न कर दो तो बल लग जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी अपन डिराइव करेंगे, बात की बातें हैं, लेकिन आपको अभी ये स्टेटमेंट समझना है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। इस पहले नियम का एक और नाम है, वो नाम है जड़त्व। इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जड़त्व क्या चीज होती है सर? ये तो बहुत अजीब सा नाम दिख रहा है, ठीक है। जड़त्व को इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। ये किसी भी मटेरियल की या किसी भी वस्तु की वो प्रॉपर्टी, वो गुण है जिसकी वजह से वो अपनी गति की स्थिति को बनाए रखना चाहता है। अब वो गति की स्थिति क्या हो सकती है? हो सकता है वो स्थिर बैठा हो सकता है वो एक समान वेग से चल रहा हो सकता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा हो, मतलब एक निश्चित दिशा में चल रहा हो, तो वो उस दिशा को बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। तो इसी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं जड़त्व, ठीक है। जड़त्व, किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जड़त्व जो होता है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं बस कि जड़त्व जो है ना वो द्रव्यमान के सीधे समानुपाती है। यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा ना, उस वस्तु का जड़त्व भी ज्यादा होगा। जैसे मैं बोलूं आपको किसी ट्रक को जाके धक्का दे लो, बोले सर कैसे दे सकता हूं, मैं तो पतला दुबला सा आदमी, मेरे से कैसे ट्रक आगे खिसकेगा। तो मैंने अगर ट्रक को धक्का देने की कोशिश करी तो मैं उसके स्थिर अवस्था की या गति की उस स्थिति, जब वो स्थिर है, गति की स्थिति बोल रहा हूँ। अब गति की स्थिति में वो स्थिर भी हो सकती है, वो नियत वेग से गतिशील भी हो सकती है, और उसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो सकती है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अभी वो स्थिर है, मैं उसको धक्का देके मोशन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, गति में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी गति की स्थिति को परिवर्तित कर रहा हूँ, स्थिर अवस्था से गति में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स पे जाओ,
मैं उसके गति की स्थिति को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसकी गति की स्थिति क्या है अभी कि वो विराम में है, और मैं उसको गति में लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मोशन में आ जाए, ठीक है ना, नहीं वो चलने लग जाए। पर यार मैं पतला दुबला सा आदमी, कहाँ उसको धक्का दूंगा और कहाँ वो ट्रक जो है वो आगे जाएगा। लेकिन अगर मेरे को कोई बोले यार मेरी बाइक को धक्का दे दे, मैं दे दूंगा। क्यों? क्योंकि उस बाइक का द्रव्यमान बहुत कम है। द्रव्यमान बहुत कम है तो जड़त्व बहुत कम होगा, जड़त्व बहुत कम है तो उसको धक्का देना आसान होगा, ठीक है, उसकी गति की स्थिति को चेंज करना आसान होगा। अभी मेरे पास कोई फुटबॉल ले आए तो मैं उसकी गति को और आराम से चेंज कर दूंगा क्योंकि द्रव्यमान और कम हो गया। मेरे को कोई क्रिकेट की बॉल दे दे, उसका द्रव्यमान और कम हो गया, वो और जल्दी चेंज हो जाएगा। मेरे को कोई टेनिस की बॉल ला के दे दे, वो और हल्की सी, तो फिर उसका और जल्दी से गति की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। तो जड़त्व क्या होता है? जो किसी वस्तु को अपनी स्थिति में या गति की स्थिति में बनाए रखने की कोशिश करे। जैसे मैं आराम से चल रहा हूँ ना, स्ट्रेट मोशन, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वेग में परिवर्तन करूँ। वो मैं मौत हट्टा खट्टा हूँ ना, मैं मान लो मैं कोई ट्रक हूँ और ट्रक चल रहा हूँ मैं ना, तो मेरा द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा वेग परिवर्तित कर दो, ठीक है, या फिर मेरी गति की दिशा चेंज कर दो, तो आपको काफ़ी बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा द्रव्यमान ज़्यादा है। अब मैं मोटरसाइकिल हूँ, छोटा सा पतला सा, तो मैं एज अ मोटरसाइकिल, मेरा द्रव्यमान बहुत कम है तो मेरा जड़त्व भी बहुत कम होगा, ठीक है। तो जड़त्व की वजह से वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखने की अपनी गति की स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करती है। अब देखो, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है, इसलिए हम इसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो हमने यही तो बोला कि वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखने की कोशिश कर रही है, उस गुण को जड़त्व बोलते हैं। अगर वस्तु एक सीधी सरल रेखा में नियत वेग से गतिशील है तो उसी वेग से गतिशील होगी, या स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। यानी वो अपने जड़त्व को फॉलो कर रही है, यानी वो अपने जड़त्वीय स्थिति में रहना चाहती है जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दो। कुछ एग्जाम्पल से आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब आपके जो जड़त्व होता है ना, वो 3 प्रकार का है: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अब इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल दे दूं। देखो, यहां आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये एक बहुत प्यारा सा GIF है जिसमें आपको एक नेट दिख रहा होगा। नेट पे सूखी सूखी पत्तियां रखी हुई हैं, बिखरी हुई हैं ऊपर, और एक बंदा क्या करता है, एक बंदा ऊपर से आता है, वो नेट पे जंप मारता है। अब ध्यान से सुनो, ये बंदा तो नीचे चला गया, लेकिन ये जो नेट पे पत्तियां थी ना, वो अपनी उसी अवस्था में रहना चाहती थी। नेट, उस पत्तियों पर अभी तक किसी ने बल नहीं लगाया, उन पट्टियों पर कभी किसी ने बल लगाया ही नहीं। तो जब ये बंदा इस नेट पे जाके गिरा तो पत्तियां अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती थी, वो स्थिर अवस्था में थी तो अभी भी स्थिर अवस्था में ही रही। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल लगते ही वो फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे खींची आ जाती। पर मान लो अगर गुरुत्वाकर्षण जैसी कोई चीज होती नहीं तो पत्तियां हवा में झूलती रहती, उस केस में तो बंदा भी नीचे नहीं आता। पर मान लो अगर बंदे को कोई नीचे खींच लेता तो पत्तियां अपनी जगह पे स्थिर रह जाती, ठीक है। तो ये एक जड़त्व का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसमें बंदा जब ऊपर से नीचे गिरा तो पत्तियां अपनी स्थिति बनाए रखना चाहती थी, स्थिर थी इसलिए स्थिर ही रहेंगी, और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल ने उनको नीचे खींचा तो वो नीचे आ गई। लेकिन जब तक उन पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा था तब तक वो स्थिर अवस्था में थी। तो ये काफी स्लो मोशन में बताया गया हमने, ताकि आपको फील हो जाए कि रियलिटी में वस्तु अपनी स्थिति को कैसे बनाए रखती है, ठीक है। अभी इसका एक और GIF भी डाला हमने, ठीक है, होप सो चल जाए। तो ये जिराफ भाई साहब को देखो आप, ये जिराफ भाई साहब की जो गर्दन है ना वो टेढ़ी हो रही है, ठीक है। जैसे ही भाई साहब है ना इससे टकराते हैं ना, तो टकराने के बाद एकदम से इनकी गर्दन आगे झुक जाती है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, बस मस्त चल रही है, चलते चलते एकदम से रुक गई, आगे झुक जाते हैं। बोलते भैया धीरे चलाओ थोड़ा, भैया क्या करेंगे, भैया ने फिजिक्स थोड़ा ना पढ़ी, फिजिक्स तो आपने पढ़ी है, अक्ल तो आप में होनी चाहिए कि जब बस रुकती है तो हमारी गति की अवस्था चेंज हो जाती है और हम आगे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जड़त्व के एग्जाम्पल्स थे जहां पे वस्तु अपनी गति की स्थिति को बनाए रखना चाहती थी, लेकिन बाह्य बलों की वजह से उन्होंने अपनी गति की स्थिति को परिवर्तित कर दिया। अभी अपन एक एक करके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, मतलब एक एक टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा जड़त्व है विराम का जड़त्व। सिंपल सी चीज है, अगर वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे। जैसे उस सूखी लीव का एग्जाम्पल दिया था मैंने, GIF दिखाया, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमारी पत्तियां बिल्कुल स्थिर अवस्था में तो स्थिर में रहना चाहती है,
लेकिन बेचारा गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींच के ले आया। जब खींच के ले आया तो क्या हुआ, वो नीचे आना पड़ा बेचारियों को। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है कि विराम का जड़त्व यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु स्वयं अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, अर्थात स्वयं गति करना प्रारंभ नहीं करेगी। जैसे मार्कर अगर मेरे हाथ में है तो जब तक मैं इसको गति करने के लिए नहीं बोलूंगा, ये चुपचाप अपनी जगह एक अच्छे बच्चे की तरह बैठा रहेगा, है ना, कहीं नहीं जाएगा, अपनी जगह पे बैठा रहेगा। तो अगर वस्तु मेरे हाथ आसपास बहुत सारी चीजें, माउस पड़ा है, ये कीबोर्ड पड़ा है, ये फोन पड़ा है, तो ये सब चीजें अपनी जगह स्थिर ही हैं और ये हिलेगी भी नहीं जब तक इनके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। सडनली टेबल हटा दो, ये सब नीचे जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल लग गया ना। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, विराम में जड़त्व की वजह से। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो शायद ही कभी पूछा जाए एग्जाम में, लेकिन हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी मस्त स्वतंत्र रूप से खड़ा है, देखो ये हमारा आदमी ये बुक पढ़ रहा है, आप लोगों की तरह ये भी काफ़ी पढ़ाकू बच्चा है और पढ़ना भी चाहिए। तो ये पढ़ाकू बच्चा जो है ट्रेन में खड़े खड़े बुक पढ़ रहा है, एक मेट्रो सिटीज़ में होता ना, वो एक हाथ से पढ़ रहा है या एक हाथ से फ़ोन चला रहा है। कुछ शैतान बच्चे भी होते हैं, कुछ गंदे बच्चे भी होते हैं तो फ़ोन चला रहे हैं मान लो, या अच्छे बच्चे होते हैं बुक पढ़ रहे हैं। तो जब पढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि अचानक से अगर एकदम से मान लो ट्रेन चलना स्टार्ट कर दे या बस चलना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा कि वो पीछे की तरफ झुक जाएगा, या एकदम से रुक गई तो आगे की तरफ झुक जाएगा। क्यों हो रहा है, बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये भाई साहब जो है ना, इन भाई साहब की एक फ़ोटो बना देते अपन। ये हमारे भाई साहब हैं और ये बस में बैठे हैं, तो इनके दोनों पैर क्या हैं, बस के संपर्क में, मतलब वो दोनों बस के टच में। अगर बस स्थिर है तो मेरे पैर भी स्थिर ही हैं, ठीक है, मेरी बॉडी भी स्थिर ही है। लेकिन जैसे ही वस्तु ने गति करना प्रारंभ करी तो क्योंकि मेरे पैर जो थे वो बस की कॉन्टैक्ट में थे तो वो भी सडनली गति में आ गए। लेकिन मेरी ऊपर वाली जो बॉडी है ना, उसका उसके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ गया, क्योंकि मेरी ऊपर वाली बॉडी तो अभी भी स्थिर अवस्था में रहना चाहती थी, लेकिन बेचारी एकदम से जैसे ही मेरे पैर गति में आ गए तो सडनली मेरी ऊपर वाली बॉडी जो है ना वो मोशन में आ गई, मेरी बॉडी एकदम से पीछे की तरफ चली गई। क्यों, क्योंकि मेरे पैर सडनली गति में आ गए और मेरी ऊपर की बॉडी तो अभी भी स्थिर रहना चाहती है, लेकिन गति की वजह से, उस पैरों की गति की वजह से मैं पीछे की तरफ झुक गया। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। तो देखो यहाँ पे भी ये लिखा है, जब बस अचानक चलना प्रारंभ करती है तो बस की गति के लिए आवश्यक बल शरीर के निचले भाग में भी संचरित होता है, अतः शरीर का निचला भाग बस के साथ ही गतिमान रहता है। जैसा मैंने आपको बोला कि जो नीचे वाला कॉन्टैक्ट, नीचे वाला जो पार्ट है ना, वो बस के साथ एकदम चिपका हुआ है ना, मान लो फेविक्विक लगा के चिपका दिया उसको, तो उसके साथ कॉन्टैक्ट में है। तो जैसे ही बस ने गति प्रारंभ करना स्टार्ट करा, मेरे पैरों ने भी गति करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। लेकिन बॉडी तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है ना, तो बॉडी जब मेरे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है तो मेरी बॉडी उस मोशन का अपोज करेगी, उस गति का विरोध करेगी, क्योंकि मेरी बॉडी के पास जड़त्व है, ठीक है, और उसकी वजह से वो पीछे की तरफ झुक जाएगी। इसका अगर मैं आपको बोलूं कि बस में जाकर लेट जाओ, जड़त्व फील ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी आपके बस के कॉन्टैक्ट में, तो बस स्थिर तो बॉडी भी स्थिर। लेकिन बस ने गति करना प्रारंभ करा तो पूरी बॉडी ने भी गति करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब मैं बैठा हूँ या मैं खड़ा हूँ तो मेरे पैर सिर्फ बस के कॉन्टैक्ट में, और कुछ भी नहीं, बॉडी का और कोई भी पार्ट बस के कॉन्टैक्ट में नहीं है। या हाथ मान लो मैंने, जैसे इस बंदे ने पकड़ रखा ना ऐसे ऊपर से हैंडल, तो ये कॉन्टैक्ट में है, बाकी बॉडी कहाँ जाएगी, बाकी बॉडी तो स्थिर रहना चाहती थी, इसलिए वो सडनली गति में आ जाती है जड़त्व की वजह से। तो देखो ये सब बातें वही लिखी है इसमें, जबकि शरीर के ऊपरी भाग में विराम के जड़त्व के कारण कोई बल संचरित नहीं होता, मतलब जिसकी वजह से वो मोशन कर सके। पैरों में तो आ गया भाई, पैरों की उस वस्तु की गति की वजह से या बस की वजह से पैर गति करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऊपर वाली बॉडी नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि शरीर के दो अलग अलग भाग हो गए, निचला हिस्सा जो आगे गति करना चाहता है, ऊपर वाले के पास कोई फोर्स है ही नहीं। अब वो फोर्स, जब उसके पास कोई फोर्स है ही नहीं और मेरे को कोई चीज़ आगे की तरफ खींचेगी मेरे नीचे वाले पार्ट को, तो मेरा ऊपर वाला पार्ट तो पीछे ही आएगा ना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो आई होप सबको इस जो एग्जाम्पल है इसका विराम के जड़त्व का, वो सबको समझ आया होगा। इसके एक दो एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कि देखो ये ना, ये एक्सपेरिमेंट अभी हम करेंगे। क्या है भाई कि हम कोई ग्लास है, ग्लास पे कोई चिकना कार्ड रखो, मारो, कॉइन का जाएगा, मतलब उसके ऊपर कॉइन रखा हुआ है, कॉइन का जाएगा नीचे, कार्ड का जाएगा आगे। क्यों,
क्योंकि आपने तो कार्ड पे फोर्स लगाया ना। वो जो तुम्हारी कॉइन था, वो कॉइन तो बेचारा अपनी स्थिति में रहना चाहता था। अगर देखो इस एक्सपेरिमेंट को भी अगर आप करते हो और कॉइन को आपने चिपका दिया ना उस कार्ड के साथ, तो कार्ड को मारा तो कॉइन भी निकल लेगा। लेकिन अगर मैं कॉइन ले रहा हूँ, कोई हैवी सा अच्छा सा कॉइन लिया मैंने, हल्का फुल्का मत लेना, 1 रुपये का कॉइन लिया, वो आजकल वैसे हल्के फुल्के आते हैं, मारोगे तो उसके साथ ही उड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत हल्का है, तो उसके अंदर जो विराम का जड़त्व बहुत कम है। तो ऐसा मोटा 5 रुपये वाला कॉइन लेना आप। तो 5 रुपये वाले कॉइन को जो आप रखोगे, करेंगे अभी अपन, तो जैसे रखोगे उसको मारा तो ताश का जो कार्ड है वो आगे निकल गया और जो हमारा सिक्का है वो कहाँ गिर गया, नीचे। क्यों? क्योंकि सिक्का तो अपनी जगह स्थिर रहना चाहता था। जैसे वो सूखी लीव का एग्जांपल दिया मैंने, सूखी पत्तियों का, तो वो सडनली नीचे गिर गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। सो बच्चों, जैसा मैंने आपको बोला था कि हम विराम के जड़त्व का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन ये क्या करेंगे कि हमारे पास एक बीकर है। एक्चुअली हमको क्या कांच का ग्लास मिला नहीं, तो किसी को बताना मत, हम राहुल भैया का है ना बीकर उठा के ले आए उनसे बिना पूछ के। ठीक है, ये 5 का सिक्का भी मेरे को शान भैया ने दिया है, क्योंकि मेरे पास 5 का सिक्का नहीं था, और ये भी मैं किसी से मांग के लाया हूँ। तो सब चीज़ें जुगाड़ से अपन ने बनाई है और विराम के जड़त्व को समझने की अपन यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस बीकर के ऊपर, जो कि कांच की ग्लास का काम करेगा, और इसके ऊपर ये पत्ता रखेंगे और इसके ऊपर ये कॉइन रखेंगे। अभी देखो पत्ता भी किस में स्थिर अवस्था में है, आपका कार्ड भी किस में स्थिर अवस्था में है। अब मैं क्या करूँगा, जब इसको मारूंगा तो जो हमारा कॉइन है ना वो अपनी जगह पे रहने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन और रहेगा भी, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे खींच लेगा, इसलिए गिर जाएगा। अदरवाइज अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता ना तो ये अपनी जगह खड़ा होता। जैसे मैंने आपको वो एक GIF नहीं दिखाया था जिसके अंदर सूखी लीव्स थी, सूखी पत्तियां थी, कैसे वो बंदा नीचे आया और सूखी लीव जो है अपनी जगह तैरने लग गई। तो वैसा ही कुछ। चलो देखते हैं इसको। तो थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग कर लें अपन, आप खुद भी घर से पे कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब इसको मारते हैं। तो देखो, सो आई होप सबको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा और हमने विराम का जड़त्व से वेरीफाई कर लिया। ओके, थैंक यू। सो आई होप इस एक्सपेरिमेंट को देख करके आप लोगों को समझ आ गया होगा कि विराम का जड़त्व किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसकी देखो और एग्जाम्पल है, वो दरी वरी को झड़ते हैं ना अपन, तो कैसे धूल के कण बाहर आ जाते हैं। और वो धूल के कणों की बेचारों की क्या गलती है, धूल के कण तो बेचारे स्थिर बैठे थे, आपने गति करा दी उन दरी को, तो बेचारे धूल के कणों की कोई गलती नहीं थी, वो तो वैसे भी स्थिर ही रहना चाहते थे, वो बाहर निकले तो भी स्थिर ही थे, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण ने खींच लिया इसलिए नीचे चले गए, वरना वो पहले भी स्थिर थे, अभी भी स्थिर है, बस आपने तो दरी को मोशन में लाया ना तो दरी मोशन में आ गई। ठीक है, बाकी धूल के कण आपको दिखने लग जाते हैं क्योंकि वो पहले भी स्थिर रहना चाहते थे और अभी भी स्थिर है। ठीक है, तो आई होप ये जो हमारे विराम का जड़त्व वो सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट है गति का जड़त्व। अभी बस में बैठे थे, बस चली नहीं थी, ड्राइवर भैया को हम बोले जा रहे हैं, वो चला ही नहीं रहे। अब चलाई तो एकदम से हम पीछे चले गए। अब सडनली सामने आ गई गाय। हिंदुस्तान में वैसे ही बहुत गाय बकरियां भैंस घूमती रहती है रोडों पे, तो वो गाय एकदम से सामने आ गई, तो लगाया भाई साहब ने हमारे ब्रेक लगाते ही आगे चले गए। अभी फिर ड्राइवर को बोलने लगे, ड्राइवर साहब गाड़ी थोड़ी धीरे चलाओ, लेकिन तुम तो समझो कि तुमने फिजिक्स पढ़ी है, अचानक से ब्रेक लगाते तो तुम तो आगे जाओगे ना। सेम चीज यहाँ पे है कि अगर वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो वो एक समान वेग से ही गतिशील रहेगी जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दो। यहाँ पे हम एक टर्म बार बार बोल रहे हैं, एक समान वेग से, मतलब उसका त्वरण 0 है या उसके वेग में जो परिवर्तन है वो 0 है, यानी उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, वो एक नियत वेग से चले जा रही है। ठीक है, लेकिन जब जैसे मैं साइकिल चलाना बंद कर दी तो घर्षण बल इसको धीरे धीरे रोकने का काम करता है, तो वहां पे बाह्य बल लग रहा है इसलिए वस्तु रुक जाती है। अदरवाइज अगर वो घर्षण नहीं होता ना तो वो चलती जाती है। फिर आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से तुम खड़े भी नहीं हो पाते। ठीक है ना, जो तुम खड़े हो वो किसकी वजह से, घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कॉमन। मैं भी खड़ा तो हो जाऊंगा चलो, लेकिन होता ना कभी कभी अपन किसी मॉल वॉल में जाते हैं, मस्त चिकनी एकदम चमचमाती हुई टाइल से, नहीं थोड़ा सा भी पानी गिरा दो फिसल लोगे फिर तो। क्यों? क्योंकि सडनली फ्रिक्शन 0 हो गया। तो आप जिस वेग से गतिशील हो ना उसी वेग से चलते जाओगे जब तक कि वो फ्रिक्शन फोर्स वापस नहीं आ जाता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी हमने यही बोला है कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपनी एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती
मतलब बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी असंतुलित बाह्य बल के वो अपनी एक समान स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकती। जिस वेग से गतिशील है वो इसी वेग से गतिशील ही रहेगी। ठीक है, त्वरित होने का मतलब एकदम से उसका वेग बढ़ना, और अवमंदित होने का मतलब है एकदम से उसका वेग घटना। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल हमने दिया है, ये देखो, ये बस में बैठा एक आदमी नींद निकाल रहा था, बड़ा थका हार के स्कूल से आया अभी अभी, है ना। तो आप जैसे कोई बच्चा सो रहा था आराम से, अब सडनली ड्राइवर भाई साहब ने सामने देख ली एक गाय और लगा दिया ब्रेक, ए भाई साहब फड़ा, उसका सर जो है आगे वाली सीट से जाके जा मरा। ठीक है, तो ये भाई साहब देखो आगे ऐसा ही है। अच्छा, गाड़ियों में सीट हमने जो सेफ्टी के लिए वो लगाते हैं ना, एकदम से वो नहीं एक्सीडेंट हो जाता तो आगे से बलून सा फूल जाता है। ठीक है ना, सेफ्टी के लिए क्यों लगाते हैं कि भाई एकदम से गाड़ी रुके तो जो इंसान का सर है ना वो एकदम से स्टीयरिंग से जाके नहीं टकराए, टकरा जाएगा तो बेचारे के ब्लड निकल जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना, तो बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है। तो इसलिए वो बलून लगा देते हैं सेफ्टी के लिए कि जैसे एक्सीडेंट हो बलून एकदम से खुल जाए, बलून खुल जाएगा बच गए। ठीक है, तो देखो इसमें भी सेम ही चीज़ है कि जब किसी बस या ट्रेन को अचानक से रोक दिया जाता है तब उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि वही अगेन निचला हिस्सा किसमें है, नीचे वाला पार्ट जो है, अभी देखो इसका नीचे वाला पार्ट किसके कांटेक्ट में है, बस के। बस चल रही है तो वो भी चल रहा है। ऊपर वाला पार्ट जो है भाई, नीचे वाला पार्ट को तो सडनली बस ने रोक दिया क्योंकि बस रुक गई, लेकिन ऊपर वाला पार्ट तो अभी भी गति में रहना चाहता था लेकिन रह नहीं पा रहा क्योंकि बॉडी से जुड़ा हुआ है। अभी बॉडी से जुड़ा हुआ नहीं होता ना तो पीछे वाला पार्ट अलग हो जाता, आगे वाला अलग हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि पूरी बॉडी आपस में जुड़ी हुई है। तो नीचे वाला पार्ट सडनली इसमें आ गया, रेस्ट में आ गया, स्थिर अवस्था में आ गया, और ऊपर वाला पार्ट अभी भी गति में रहना चाहता था, इसलिए वो एकदम से आगे आ गया। ठीक है, क्योंकि गति तो वस्तु आगे कर रही है ना, इसलिए। तो ये लिखा है कि यात्री जो आगे की तरफ झुक जाते हैं क्योंकि शरीर का निचला हिस्सा बस अथवा ट्रेन के साथ विरामावस्था में आ जाता है, किंतु ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर गतिमान रहता है। तो आई होप सबको ये बात भी समझ आ गई होगी, बहुत बेसिक सी चीज भी है। इसके कुछ और एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है, देखो ये लिखा है कि ये कभी मत करना, ये गलती से भी बिल्कुल भी नहीं करने का कि आप चलती हुई ट्रेन से या बस से एकदम से जंप मार लो, और अगर गलती से किसी दिन तुम्हें मारना भी पड़े, मारना नहीं है लेकिन गलती से मारना भी पड़े, तो ऐसा नहीं, जैसे अगर बस यहाँ चल रही है तो आप जब उतरो तो आपने नोटिस भी किया होगा कि बस एकदम से धीरे होती है ना, तो कई लोग उतरते टाइम उसके साथ साथ थोड़ा चलते हैं, एकदम से उतरने के बाद रुक नहीं जाते, क्योंकि एकदम से उतरने के बाद अगर आप रुक गए तो आपकी बॉडी तो अभी भी गतिशील रहना चाहती थी क्योंकि वो बस के कॉन्टैक्ट में थी। अब सडनली आप उसको एकदम से रेस्ट में ले आओगे, विराम में ले आओगे, तो फिर वो बॉडी झेल नहीं पाएगी उसको। तो जब बस से अपन उतरते हैं, चलती बस से उतरना नहीं चाहिए कभी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है या बस धीरे होती है और हम उतरते हैं तो हम कुछ कदम चलते हैं उसके साथ। ठीक है ना, कुछ दूरी तक चलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, ताकि बॉडी सडनली एकदम से रेस्ट में नहीं आएगी। रेस्ट में घर्षण की वजह से, लेकिन एकदम से नहीं। अगर एकदम से आ गई तो बॉडी को बड़ा झटका लगेगा। या मान लो कि आप चल रहे हो, वो भाई साहब तुमने ध्यान दिया नहीं, वो ड्राइवर भाई साहब तुम्हें आगे ले आए और तुम्हारा स्टेशन तो पीछे जुड़ गया, तो तुम पीछे एकदम से देखे और पीछे एकदम से ऐसे उतर गए, तो भाई साहब ऐसा तो बिल्कुल करना ही मत, क्योंकि बॉडी आगे की मतलब आगे गतिशील रहना चाहती थी क्योंकि बस आगे चल रही है, आपका स्टेशन पीछे रह गया, आप एकदम से पीछे जंप मार रही है, तो फिर पैर में अच्छा खासा झटका आ जाएगा, 2-4 हफ्ते के लिए बिस्तर पे पड़ जाओगे। तो ऐसी चीज़ गलती से भी ना करें, थोड़ा अक्कल और थोड़ी सी फिजिक्स लगाएं कि चलती बस में से ना उतरें, और कभी भी ऐसी स्थिति बने तो हमेशा उस बस या ट्रेन की मतलब उसी की दिशा में आप आगे की तरफ दौड़ते हुए उतरे। ठीक है, देखो एक और एग्जाम्पल दिया है कि किसी लंबी कूद के लिए धावक जो धावक है वो पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि दौड़ने के बाद प्राप्त वेग लंबी कूद लगाने के वेग में जुड़ जाती है, अतः वह ज्यादा दूरी तय करता है। ये आपने नोटिस भी किया होगा, वो क्रिकेट में खेलते हैं ना, भागते हैं पहले थोड़ा, फिर बॉल को मारते हैं। अभी खड़े खड़े बॉल मारोगे ना तो उससे इतना मजा नहीं आएगा, नहीं उस बॉल में इतना वेग आएगा, लेकिन भागते हैं ना तो मेरे हाथ में बॉल है ना, तो जिस वेग से मैं भाग रहा हूँ ना, बॉल भी उसी वेग से चल रही है। सडनली मैंने बॉल फेंकी तो फेंकते क्या हुआ, मेरा वाला जो वेग था ना और जो बॉल का भीगा वेग था वो आपस में जुड़ गया, तो बॉल को मस्त स्पीड मिल गई। ये सेम चीज़ हमारे धावक यानी जो दौड़ते हैं वो भी करते हैं, या लंबी कूद वाले भी करते हैं। पहले थोड़ा दौड़ते हैं, फिर उसको डंडे को लेकर और ऐसे रखते हैं और चमकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से, हमारे गति के जड़त्व की वजह से। ठीक है, आई होप सबको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी और मज़ा आया होगा कि हम किस तरीके से देखो फिजिक्स का अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। चलो लास्ट देखते हैं इसका,
लास्ट है हमारा दिशा का जड़त्व। अब देखो दिशा का जड़त्व क्या बोलते हैं कि यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी दिशा को खुद ब खुद चेंज नहीं हो, मतलब खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती। उसको कोई ना कोई आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा, जब जाके आपकी उसकी दिशा चेंज होगी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में भी दिए थे। अभी बारिश वारिश खूब पड़ रही है, गाड़ी वाड़ी चलाते हो तो गाड़ी के जो व्हील है उसके ऊपर क्या होती है, मरगाड होता है ना। ये गाड़ी के ऊपर अपन ने मरगाड लगा दिया पहिए के ऊपर, तो पता है आपको क्या होगा, आप गाड़ी चला रहे हो तो आप नोटिस करोगे कि जो पानी है इसके साथ चिपकता है कीचड़ वाला, फिर यहाँ पे आने के बाद वो एकदम से बाहर निकल जाता है, यानी उसकी उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में, उसकी स्पर्श रेखा की दिशा में। क्यों? क्योंकि सडनली अगर आपके पहिए का वेग जो है वो कम हो गया तो ये जो इसके ऊपर कादा जमा हुआ है या जो भी कीचड़ वीचड़ है वो तो अभी भी वृत्ताकार पथ पर गति करना चाहता है। और हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर इस बिंदु पर वृत्त की गति की दिशा निकालनी है तो वो त्रिज्या की दिशा में होगी, तो वो हमेशा त्रिज्या की दिशा में आता है। एक अच्छा सा एग्जाम्पल और भी घर पे भी कर सकते हो। थ्रेड लो, पत्थर को धागे से बांधा, गोल 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 घुमाते घुमाते एकदम से छोड़ दो, तो आप देखो कि क्या होगा। ये देखो, ये पत्थर आप घुमा रहे हो, तो ये पत्थर, ये और ये हमारे शान भैया, लंबा सा हाथ उनका, लंबे से पैर, तो ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। एकदम से शान भैया ने पत्थर छोड़ दिया तो पत्थर जो है वो त्रिज्या की दिशा में, उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में, यानी उसकी स्पर्श रेखा की दिशा में जाके गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो तो अभी भी वृत्ताकार पथ पर गतिशील रहना चाहता है। इस बिंदु पर क्योंकि वृत्त की गति की जो दिशा थी उस पत्थर की वो वृत्ताकारी थी और अभी भी वृत्ताकार रहना चाहती थी, इसलिए वो जो पत्थर है उसके साथ साथ उसी दिशा में जाके गिर जाता है। तो आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हमने ये लिखा है कि एक पत्थर को धागे से बांधा, गोल गोल घुमाया, एकदम से छोड़ दिया, तो पत्थर उसकी टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की दिशा में जाके गिरता है। वो किसकी वजह से? दिशा के जड़त्व की वजह से। ठीक है, मैं पढ़ लेते हैं कि जब किसी पत्थर को धागे से बांधकर वृत्तीय पथ में घुमाया जाता है तो अचानक धागे को छोड़ देते हैं अपन, तो पत्थर दिशा के जड़त्व के कारण वृत्त की स्पर्शज्या को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश, ये बड़ा खतरनाक हिंदी का वर्ड लिखा है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट या स्पर्श रेखा, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं? टेंजेंट या स्पर्श रेखा। कि अनुदिश गति करता हुआ गिर जाता है क्योंकि धागे का खिंचाव बल पत्थर को वृत्तीय गति में सहायक होता है। सब जानते हो, मैंने आपको बोला था ना, किसी भी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको अपन सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। तो वो जो तनाव बल था ना धागे के बीच में, और मतलब धागे के अंदर जो तनाव बल था पत्थर के बीच में और हमारे हाथ के बीच में, उसी की वजह से घूम रहा था। और सडनली क्या हो गया, देखो, जैसे ही धागे को अपन ने छोड़ा, खिंचाव बल समाप्त हो गया, बिल्कुल जीरो, नल, और उसकी वजह से जो पत्थर है ना वो एक सरल रेखा के अनुदिश गति करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो आई होप ये सब कुछ समझ आया होगा। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बस सीधी चल रही है, मस्त सीधी स्ट्रेट चल रही है। अब अचानक से क्या हुआ, अचानक से बस जो है ना ऐसे मतलब एक तरफ चली गई, ऐसे ऐसा टर्न आया, ओ मेरी बॉडी उसकी साथ साथ चली गई। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी तो सीधा चलना चाहती थी, नीचे वाला पार्ट तो अभी भी क्या बोलते हैं बस के साथ साथ घुमाव के अंदर चला गया। ऊपर वाली बॉडी का क्या करूं? ऊपर वाली बॉडी थोड़ी ना किसी के कांटेक्ट में है, तो ऊपर वाली बॉडी जो है वो अभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन करना चाहती थी, सीधी रेखा में गति करना चाहती थी, लेकिन बेचारी के साथ हुआ ये कि वो सीधी रेखा में गति ना कर पाई और उसकी दिशा जो है चेंज हो गई, में एक तरफ झुक गया। ठीक है ना। रोलर कोस्टर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रोलर कोस्टर पार्क में आप जाओ, वे बार बार डायरेक्शन चेंज होती रहती है, वो बॉडी इधर उधर झूलती रहती है, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं, जंगल में हिरण बचने के लिए बहुत करता है। हिरण कभी सीधा नहीं भागता, वो भाग रहा है ना, मान लो पीछे उसके कोई टाइगर आ गया ना, कोई शेर वेर उसके पीछे पड़ेगा, तो भाग रहा है, फिर एकदम से इधर भागेगा, मतलब अपनी दिशा परिवर्तित करेगा, सीधा नहीं भागेगा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, है ना। अपन बोलते हैं वो हिरण गुलाटियां मारता है, गुलाटी जैसे कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ से वहां जंप मारता है। ठीक है, तो हिरण जो है वो टेढ़ा मेढ़ा भागने की कोशिश कर रहा है और लायन उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है और लायन को यानी शेर को अपनी दिशा चेंज करनी पड़ेगी, तो क्या होता है, वो उसको पकड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो वहां पे भी अपन इसका यूज करते हैं। तो आई होप सबको लेसन समझ आ गया होगा। आज हमने सिर्फ गति का पहला नियम पढ़ा है,
जड़त्व पढ़ा, उसके 3 टाइप पढ़े। आई होप सबको मस्त समझ आ गए होंगे। समझ आए तो कमेंट करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करना। और घर पे रहना, सुरक्षित रहना, फालतू इधर उधर मत घूमना, और पढ़ने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।